तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, अब हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर हम जितने भी फंक्शंस को करते हैं उन फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और वो एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में आती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तब एटीपी बनती है और उस एटीपी का यूटिलाइज हम एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिलीज़ करना पड़ता है और ऑक्सीजन को हमें गेन करना पड़ता है, लेना पड़ता है एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर टिश्यू तक के या हर ऑर्गन या हर सेल तक के ले जाने का काम जो होता है वो हमारी बॉडी में फ्लूट करता है, जिसे हम ब्लड बोलते हैं, ठीक है। और उस ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक भेजने का काम जो है वो हार्ट करता है, ठीक। तो इसी तरीके से ब्लड और हार्ट दोनों मिलकर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ पढ़ना है, मेनली यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, हार्ट के बारे में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास में ब्लड, ठीक है। तो पढ़ना है यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड जो है वो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये जो ब्लड है ये भी क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड की तो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक बना होगा प्लाज्मा से, दूसरा होगा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% बनाता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं 45%, ठीक है। तो ब्लड जो होता है उसमें 2 चीज़ें मेनली हमको मिलेंगी, एक तो मिलेगा प्लाज्मा, दूसरा मिलता है हमको फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी हमारे पास सेल्स आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में मिलते हैं हमें प्लाज्मा प्रोटीन मिलता है, वाटर मिलता है और आयंस और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड जो होता है वो बना होता है, और यही जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सभी जगह पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और दूसरे न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा किस किस से मिलकर बनेगा, वाटर होगा, यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स के भी टाइप्स होंगे, हमारे पास में जो प्रोटीन होते हैं वो 3 टाइप के मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की जाए तो फॉर्म्ड एलिमेंट में भी हमें कौन मिलती है, ब्लड सेल मिलती है। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन हो जाएगी, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम प्लाज्मा के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, और यहाँ पे हम मेनली जो होगा हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करेंगे, और एनसीईआरटी के जितने भी छोटे से छोटे पॉइंट है उनको हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना के और उन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट करते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, ठीक है। नोट करो। तो हम फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में कितना होता है प्लाज्मा, 55%। ब्लड का 55% कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। इस प्लाज्मा में भी कौन कौन होता है, पहला सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होता है वो होता है वाटर, ठीक है। कौन होगा, वाटर। वाटर जो होता है यहाँ पे 92% हमारे पास में वाटर होता है। उसके बाद में हमें मिलते हैं यहाँ पे कौन, प्रोटीन्स जो होते हैं यहाँ पे वो भी 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला होता है एल्ब्यूमिन का काम याद रखना, इसका काम होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेशन बनाने का काम जो होता है वो एल्ब्यूमिन करता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है, एंटीबॉडी को फॉर्म करता है, और यही जो होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम बनाएगा, इम्यून सिस्टम। तीसरा आता है फाइब्रिनोजन, और ये फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्लोटिंग मैकेनिज्म में इंक्लूड होता है, ठीक है। हमारा ब्लड का जो थक्का जमता है, जब भी हमें बॉडी पे कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे एक रेडिश कलर का थक्का जम जाता है, जिसे बोला जाता है, जो किसकी वजह से जमता है, इस फाइब्रिनोजन की वजह से जमता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, हमें क्लोटिंग में, ठीक। अब अगर बात की जाए, हाँ, प्रोटीन का परसेंट की बात की जाए तो वो होता है 6 से लेके 8%, ठीक है। प्रोटीन जो होता है कितना होता है, 6 to 8% होता है। वाटर जो होता है वो 90 to 92% होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो वो आता है हमारे पास में मिनरल्स,
मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा, ठीक है। और भी होते हैं, मेनली जो होते हैं सोडियम, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, बाइकार्बोनेट आयन मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मात्रा में एमिनो एसिड, ग्लूकोज भी मिलता है, ठीक है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, और यहाँ पे हमें लिपिड भी देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं किसके अंदर? प्लाज्मा में। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो इसमें एक और चीज़ है कि इसका जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। प्लाज्मा का कलर जो होगा स्ट्रॉ कलर होगा। मेनली 3 चीज़ें मिलेगी हमें, वाटर मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। वाटर जो होगा 90 to 92% होगा, प्रोटीन जो होंगे 6 to 8% होंगे, जिसमें मेन प्रोटीन होता है हमारे पास में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम होता है हमारी बॉडी में एस्मो रेगुलेशन करना, ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यून सिस्टम में काम करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाएगा। तीसरा होता है फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में मिनरल्स। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, बाइकार्बोनेट होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और कौन होता है? एमिनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और लिपिड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा प्लाज्मा बनाती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बात होती है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं, ठीक है। अकेला फाइब्रिनोजन नहीं करवाता, फाइब्रिनोजन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी क्लोटिंग मैकेनिज्म में इंक्लूड होती है, और वही सब कहाँ पे होती है? हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। वो एक्टिव तब होती है जब हमें कभी चोट लगती है, ठीक है। जब चोट लगेगी तब वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म वाले जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, और वो क्लोटिंग मैकेनिज्म करवा देंगे। तो प्लाज्मा के अंदर ही कौन होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर होंगे जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में कौन होते हैं हमारे पास में? क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर ही, ठीक है। चलो इन सभी को नोट करो, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में नोट करो, ठीक है। नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में जानने से पहले एक और चीज़ बता दूँ। एक चीज़ आती है हमारे पास में सीरम। सीरम किसे बोला जाता है? जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होगा, ठीक है, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया तो जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा में से जब हम क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा? सीरम मिल जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अब हम यहाँ पे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास में जो होते हैं उसमें मिलते हैं कैसे बोला जाता है? ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स होती है हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला आरबीसी। मेनली 3 टाइप के ब्लड सेल मिलती है हमारे ब्लड के अंदर। पहली होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और तीसरी होती है हमारे पास में प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। क्या बोला जाएगा? थ्रोम्बोसाइट बोला जाएगा, ठीक है। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी होगी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट होगी थ्रोम्बोसाइट। इन तीनों सेल्स को हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल होगी वो कौन सी आती है हमारे पास में? इरिथ्रोसाइट। पहले से नोट करो, उसके बाद में पढ़ते हैं हम इरिथ्रोसाइट के बारे में, ठीक है। नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं हम इरिथ्रोसाइट के बारे में। आरबीसी ऐसी को बोला जाएगा इरिथ्रोसाइट, ठीक है। नाम में ही आता है रेड ब्लड सेल, मतलब कि इनका कलर जो होगा वो कैसा होगा? रेड होगा, ठीक है। इनका कलर जो होगा रेड होगा। इनके बारे में एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो इनका फॉर्मेशन जो होता है हमारे रेड बोन मेरो के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? रेड बोन मेरो, ठीक है। हमारा जो बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो होता है, उसके अंदर किसका? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो वो होता है हमारे पास में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है, पर क्यूबिक mm।
ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 50 से लेके 55 लाख होती है हमारे पर क्यूबिक mm के अंदर आरबीसी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनके शेप की तो वो होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव मतलब कि कोनों पे से मोटी होगी इस टाइप से। ठीक है, कोनों पे से मोटी होगी और बीच में से कैसी होगी, पतली होगी। इसको बोला जाएगा क्या, बाइकॉन्केव, इस टाइप से। और थोड़ी चपटी होती है, दोनों कोनों पे से मोटी होगी, बीच में से कैसी होगी, चपटी होगी, और इसे बोला जाएगा क्या, आरबीसी। ठीक है, पहचान है इसकी। बाइकॉन्केव जो दिखती है वो कौन होती है, हमारी आरबीसीज होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके लाइफ स्पान की तो वो होता है 120 दिन। 120 दिन तक की आरबीसी जिंदा रहती है और उसके बाद में मर जाती है। कहाँ पे मरती है, वो मरती है स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी जाके वहाँ पे टूट जाती है और इसी स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी जो होती है वहीं पे जाके टूटती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जिसे हीम प्रोटीन भी बोला जाता है, जिसकी वजह से कैसा होता है, ये रेड कलर की दिखाई देती है और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन प्रेजेंट होता है, आयरन। और यही हमारी बॉडी के अंदर गैसों को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो होगा, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम जो करता है वो ये हीमोग्लोबिन करता है मेनली। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेगा। एक और बात करूं कि कितना पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो ये 12 से लगाकर 16 ग्राम पाया जाता है पर 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में। ठीक है, 100 ml भी अगर मैं ब्लड को लूँ तो उसमें 12 से लेकर 16 ग्राम कौन मिलेगा, मुझे हीमोग्लोबिन मिलेगा। हम देखते हैं ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर हमें 12 से 16 ग्राम लिखा हुआ मिलता है, तो वो क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है। कितने ब्लड की बात की जाती है वहाँ पे, 100 ml ब्लड की। पर 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, आरबीसी के बारे में या रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, चलो नोट करो इन्हें। चलो नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट सेल आती है हमारे पास में ल्यूकोसाइट, इसी को बोला जाता है WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल की बात करूँ तो नाम ही आता है वाइट, मतलब कि ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक कलर नहीं होता, सिर्फ कैसे कलर की दिखती है, हमें ये वाइट कलर की दिखती है। दूसरी अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की, तो ये जो ल्यूकोसाइट है इसका नंबर होता है 6000 से लेके 8000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, पर क्यूबिक mm में कितनी मिलती है, 6 से लेकर 8000 मिलती है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल जो हमारी ब्लड में होती है वो होती है आरबीसी। ठीक है, कितना बोला था हमने, 50 से लेकर 55 लाख तक की होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, सिर्फ 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है, अब अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो हमारे पास में कितने टाइप की होती है, मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी आती है, पहली होती है न्यूट्रोफिल। ठीक है, दूसरी होती है बेसोफिल, तीसरी होती है इओसिनोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है 60 to 65%। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो होती है न्यूट्रोफिल। ठीक है, फिर आती है बेसोफिल जो कि सबसे कम मात्रा में होती है, वो होती है 0.5 to 1%। ठीक है, फिर आती है इओसिनोफिल, वो होती है 2 से लगा के 3%, 2 to 3%। ठीक है, अब आती है हमारे पास में एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट सेल भी जो होती है हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वो होती है मोनोसाइट,
और जो नेक्स्ट होती है सेकंड इसमें होती है वो होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, जो मोनोसाइट होती है 6 से लगा के 8% तक होती है। ठीक है, और हमारे पास जो लिम्फोसाइट होती है वो हमारे पास में 20 से लगा के 25% तक होती है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास में टोटल WBC 5 टाइप प्रकार की मिलती है या 5 टाइप्स की मिलती है। पहली होती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ये सबके सब कैसी है? ग्रेनुलोसाइट है, मतलब इनमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट जो होती है वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होती है 6 to 8% और लिम्फोसाइट जो होती है 20 to 25% होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? न्यूट्रोफिल, फिर होती है लिम्फोसाइट, फिर होती है मोनोसाइट, फिर होती है इओसिनोफिल और सबसे कम होती है कौन सी? बेसोफिल। ठीक है, अगर सीक्वेंस बनाने को पूछा जाए तो इस टाइप से हम इनका सीक्वेंस बता सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। इसके बाद में इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कि न्यूट्रोफिल का काम क्या है, बेसोफिल का काम क्या है, इओसिनोफिल का काम क्या है, मोनोसाइट का काम क्या है और लिम्फोसाइट का काम। ठीक है, पहली सेल पढ़ी हमने आरबीसी की। आरबीसी जो होगी वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस करती है और बाकी काम जो होते हैं ये दूसरे हमारी सेल्स मिलकर करती हैं। ठीक, चलो नोट करो इनके बारे में। चलो नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं हम इनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलके हमारे बॉडी में फेगोसाइटिक का काम करती है। ठीक है, कैसी सेल होती है हमारी बॉडी में? फेगोसाइटिक सेल होती है। फेगोसाइटिक सेल होना मतलब कि ये बाहर से आने वाले पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म का या कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो उसको मारने का काम करेगी। ठीक है, क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको फेगोसाइट करने का काम जो होता है वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर करती हैं। ठीक है, बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उससे पहले जो सबसे पहले लड़ने का काम होगा वो कौन करेगा? हमारी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल का काम जो है मेनली सिक्रेशन होता है। ठीक है, वो सिक्रेट करने का काम करती है, सिक्रेट करेगी हिस्टामिन को और हिपेरिन को। ठीक है, हिस्टामिन और हिपेरिन को सिक्रेशन करने का काम जो होता है वो हमारी बॉडी में बेसोफिल सेल करती है और यही इन्वॉल्व होती है किसमें? इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो भी होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होने का काम जो होता है वो बेसोफिल सेल का होती है। ठीक है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होने का काम जो होता है वो कौन सी सेल करती है? बेसोफिल करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो होती है उसका काम होता है रेजिस्ट करती है, बचाती है हमें इन्फेक्शन से, बाहर से होने वाले इन्फेक्शन से बचाने का काम जो होती है वो कौन करती है? हमारी इओसिनोफिल करती है। या मतलब कि बाहर से जो होने वाली कोई पार्टिकल है जिससे हमें एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में कौन सी सेल का नंबर बढ़ता है हमारी कोई बॉडी के अंदर? वो होता है इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल का नंबर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होती है। ठीक है, रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन से एंड एलर्जी से। ठीक है, एलर्जी कंडीशन में जो बढ़ जाएगी कौन सी सेल? इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है एलर्जी कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में लिम्फोसाइट जो होती है वो भी हमारे पास में 2 टाइप की होती है। पहली होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट रहती है और ये दोनों सेल जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? इम्यून सिस्टम। क्या बनाती हैं? ये इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इस टाइप से सारी WBC जो होती है हमारी ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करती है। कौन होती है? सबसे पहले न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो कि फेगोसाइटिक सेल होती है और ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। ठीक है, फिर आती है बेसोफिल जिसका काम मेनली फंक्शन होता है सिक्रेशन करना। हिस्टामिन हिपेरिन का सिक्रेशन जो होता है वो कौन करती है? हमारी बेसोफिल सेल करती है और यही इन्वॉल्व होती है कहाँ पे? इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जब होता है हमारी बॉडी में तो हिपेरिन जो होता है वो सिक्रेट होता है, इस वजह से जो होता है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास में इओसिनोफिल होता है। इओसिनोफिल जो होती है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से हमें रेजिस्ट करती है, बचा के रखती है और एलर्जी कंडीशन में भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप की होगी, एक होगी बी लिम्फोसाइट, दूसरी होगी टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट दोनों मिलकर क्या बनाती है? हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है। ठीक है, चलो नोट करो।
फिर पढ़ते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होती है वो सेल कंप्लीटली सेल नहीं है, वो सेल के टुकड़े होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट जो है हमारी बॉडी में सेल के टुकड़े होते हैं, जिस सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट जो सेल होती है उसके टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स बोला जाता है। ठीक है, इन्हें फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट। कैरियोसाइट। ठीक है, सेल का नाम याद रखना, कौन सी सेल के टुकड़े होते हैं? मेगाकैरियोसाइट सेल के टुकड़े होते हैं, जो कि बनाती है कौन? प्लेटलेट्स। ये मेगाकैरियोसाइट जो होती है वो बोन मेरो की स्पेशल सेल है। ठीक है, ये मेगाकैरियोसाइट कहाँ से आती है? हमारे बोन मेरो से आती है, और बोन मेरो के अंदर जब इस सेल के टुकड़े हो जाते हैं तो कौन सी सेल बन जाती है? प्लेटलेट्स बन जाती है, जो कि हमारे ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशल सेल ऑफ बोन मेरो है। ठीक है, बोन मेरो। मेगाकैरियोसाइट कहाँ पे होती है? बोन मेरो में होती है, जिसके टुकड़े कहाँ पर क्या बनाते हैं? हमारी प्लेटलेट सेल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके नंबर की बात की जाए तो वो होता है 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, तो हमारी ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो सेल है वो होती है आरबीसी, दूसरे नंबर पे आती है प्लेटलेट, तीसरे नंबर पे आती है कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसका नंबर कितना होता है? 1.5 से लेके 3.5 लाख होता है, जबकि जो हमारी आरबीसी थी वो 50 से लेके 55 लाख तक की थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, मेनली जो प्लेटलेट होती है वो बहुत सारे सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, जो कि हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सिक्रेट करती है वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और यही सब्सटेंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कहाँ पे? क्लॉटिंग में। ठीक है, क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वही, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, एक नाम बताया था मैंने इसका, थ्रोम्बोसाइट। तो यही बहुत सारे एंजाइम को सिक्रेट करती है, जो कि हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाने वाले एंजाइम को एक्टिव करते हैं, और वही एक्टिव फाइब्रिन जो होता है वो बाद में क्या बनाता है? क्लॉटिंग करवाता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, चलो, तो ये होती है ब्लड सेल के बारे में, जो कि हमने तीनों सेल को कंप्लीट किया। जितने एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट थे हमने सभी को यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, इन्हीं को याद करने लेना। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में नीट के एग्ज़ाम में, वो हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो नोट करो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। नोट कर लिया? चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं हम, इसमें आता है ब्लड से रिलेटेड, वो है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड ग्रुप। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हम मेनली 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट्स को अगर हमें ब्लड ग्रुप या अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें 2 चीज़ें मैच करते हैं। एक तो ब्लड देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, या ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये देखते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये मेनली हमारे पास में 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम मिलते हैं। पहला होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसे बोला जाता है आरएच सिस्टम। ठीक है, आरएच ग्रुप सिस्टम। दूसरा होता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं? ए आता है, बी आता है, ए बी आता है, या आता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, आरएच के अंदर 2 मिलते हैं हमको, या तो आरएच पॉजिटिव मिलेगा या आरएच नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, इसके 2 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, जिसमें ए एंटीजन। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं इनके बारे में कि ब्लड ग्रुप डिसाइड किस तरीके से होता है। तो ए जो है वो 2 टाइप से हो जाएगा, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। बी भी 2 होगा, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए बी होगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। ओ भी होगा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से 4 मिलकर हमारे कितने ब्लड ग्रुप बना देंगे? टोटल 8 ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अब हम बात करें अगर ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप डिसाइड किसके थ्रू होता है? वो एंटीजन के थ्रू होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होगा? हमारा एंटीजन से डिसाइड होगा, और वही एंटीजन, जौन सा एंटीजन हमारी बॉडी में पाया जाएगा या हमारी आरबीसी के सरफेस पे पाया जाएगा, हमारा ब्लड ग्रुप भी वही होगा। ठीक है, नोट करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो डिसाइड होता है डिसाइडेड बाय एंटीजन। किसके
द्वारा डिसाइड होता है एंटीजन। और एंटीजन जो होता है हमारे पास में दो टाइप के होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, तो कौन कौन से एंटीजन होते हैं हमारे, मेनली जो एंटीजन होते हैं वैसे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के एंटीजन मिलकर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप बना देते हैं, 4 ब्लड ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, और जो एंटीजन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन हमेशा कहाँ होता है, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और यही डिसाइड करता है कि इसको हमारे ब्लड ग्रुप को। ठीक, चलो अब इसके बारे में देखते हैं हम। एंटीजन डिसाइड कर देगा ब्लड ग्रुप को, लेकिन क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर, कभी हम एंटीजन ए वाला, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड हमारी बॉडी में नहीं चढ़ाते। ठीक है, क्या रीज़न है उसके पीछे, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए प्रेजेंट है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो ए से फेमिलियर है ना, उसके लिए एंटीजन तो ए है। एंटीजन अगर उसका खुद का ए है तो वो उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास में एंटीजन है, ये तो उसका अपना है। लेकिन अगर हम एंटीजन बी डाल देते हैं तो जब भी हमारी बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। अब अगर हमारी ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास में एंटीजन ए प्रेजेंट था, और हमने ब्लड ग्रुप किसका डाला, ए का डाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एंटीजन ए हमारे पास पहले से प्रेजेंट था। पर अगर हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को बी वाले का हमने ब्लड लाके डाल दिया तो क्या हुआ, उसके पास में कौन सा एंटीजन आ गया, बाहर से बी एंटीजन। अब बी एंटीजन तो उसकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं था, अब अगर पहले से प्रेजेंट नहीं था तो उसकी बॉडी क्या बना देगी, एंटीबॉडीज बना देगी, और वो एंटीबॉडीज उस ब्लड को क्या कर देगी, खराब कर देगी, क्लम्पिंग कर देगी उस ब्लड की, तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए हम ब्लड ग्रुप को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमेशा किसके अगेंस्ट बनती है, एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड कौन सा चढ़ाते हैं हम, एंटीजन वाला ब्लड को, एंटीजन को मैच करने के बाद ही ब्लड को चढ़ाया जाता है। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट कौन बनता है हमारा, दूसरी चीज़ जो होती है वो एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दूसरा आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है कहाँ पे होती है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। याद रखना एंटीबॉडी कहाँ होगी, प्लाज्मा में होगी। इस चीज़ में बहुत बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। जब भी एंटीबॉडी की बात की जाए तो याद रखना प्लाज्मा में, एंटीजन की बात की जाए तो कहाँ पे होगा, आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, और ये केमिकली जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, कौन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, कौन, एंटीबॉडीज़। ठीक, तो अब हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो हमारे पास में एंटीजन ए होगा, और हमारे पास में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट मिलेगी, बी वाले के अगेंस्ट। समझ गए, जब भी कोई बी वाला हमारी बॉडी में आता है, अगर ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन हमारी बॉडी में पहले से है, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है और हमने अगर बी वाले का ब्लड डाल दिया तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी उस बी वाले ब्लड को क्या कर देगी, खराब कर देगी। ठीक है, चलो तब पढ़ते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन सा ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन कौन सा किस किस को डोनेट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास में कौन कौन से मिलते हैं। उसके बाद में बात की जाए एंटीजन की, फिर बात की जाए एंटीबॉडी की, कौन सी एंटीबॉडी होगी। उसके बाद में हमें दो चीज़ और पढ़ना है कि किसको डोनेट करेगा और ये किससे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलो देखो बहुत सिंपल है। ब्लड ग्रुप हमारे पास में मेनली कितने मिलते हैं, 4। ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए बी मिलेगा और ओ मिलेगा। ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास में हो गए। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास में मेनली यहाँ पे हो जाएंगे। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमने बोल दिया एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, ये हमेशा बी वाले के अगेंस्ट बनाएगा। समझ गए, अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। अब ए तो इसका खुद का है तो इसके लिए एंटीबॉडी तो नहीं बना सकता ना, तो किसके लिए बनाएगा, दूसरे आने वाले के लिए। दूसरा कौन आ सकता है इसमें, बी वाला आ सकता है। ठीक है, तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। दूसरा अगर ब्लड ग्रुप हमारे पास में बी है तो इसके पास कौन सा एंटीजन मिलेगा हमको, बी एंटीजन मिलेगा, और ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, ई के अगेंस्ट बनाएगा। ठीक, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके अंदर कौन आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। कौन आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। अगर ए और बी दोनों आ रहा है इसका मतलब इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए भी है और बी भी है। ए और बी दोनों एंटीजन जब प्रेजेंट हो गए तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, ए बी हो जाता है। अगर एंटीबॉडी की बात की जाए तो ये तो ए के लिए भी फेमिलियर है और बी के लिए भी फेमिलियर है, तो ये क्या एंटीबॉडी बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं आएगी।
बात की जाए ब्लड ग्रुप ओ की, तो ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसके लिए तो ना ए फैमिलियर है ना बी फैमिलियर है। अब इसके लिए कोई भी बाहर का पार्टिकल अगर ए वाला भी ब्लड दे चाहे बी वाला दे, दोनों के लिए क्या बना देगा, ये एंटीबॉडीज़ बना देगा। मतलब इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, ए एंटीबॉडी भी पाई जाएगी और बी एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। ठीक, अब डोनेट करने की बात की जाए तो ए वाला जो है वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, ये कर सकता है ए वाले को। क्यों, क्योंकि ए वाले के पास में कौन सी एंटीबॉडी है, बी वाली एंटीबॉडी और इसका एंटीजन कौन सा, ए है, तो एंटीजन एंटीजन से मैच कर जाएगा तो क्लम्पिंग नहीं होगी, मतलब ए वाले को। दूसरा ए बी वाले को भी तो डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी के से भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ए वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करने की बात है कि किससे ब्लड ले सकता है, तो ए वाला जो है वो किससे ब्लड ले सकता है, एक तो ब्लड ले सकता है ए वाले से, ये तो हमें सबको पता है। दूसरा ले सकता है ये ओ वाले से। क्यों, क्योंकि ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। समझो, ओ वाले के पास में कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कि ओ से कोई सा भी अगर ओ वाला अगर ब्लड देता है तो एंटीजन नहीं आएगा, और अगर एंटीजन नहीं है तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा ब्लड दे देगा यहाँ पे, ओ वाला दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो ए वाला जो होगा किस किस से ब्लड ले सकता है, एक तो ए वाले से ले सकता है और ओ वाले से। समझ में आया, ओ वाले से क्यों लिया, क्योंकि ओ वाले पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अब इसके पास अगर कोई एंटीजन गया ही नहीं तो एंटीबॉडी क्यों बनाएगा ये ए वाला। ठीक है, तो ओ वाले से भी ले सकता है और ए वाले से भी ले सकता है। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप हमारे पास बी वाला। तो बी वाला एक तो ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, एक तो बी वाले को दे सकता है, बी वाला है तो बी वाले को तो दे ही सकता है। साथ में बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी वाले पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, किसी को मारेगा ही नहीं। इसका मतलब ये किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है। किससे एक्सेप्ट कर सकता है, किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है ना, तो बी वाला जो एक तो ले सकता है हमारा, बी वाले से ब्लड ले सकता है ना। क्यों, क्योंकि एंटीजन तो सेम है उसका। दूसरी बात ये किससे ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है। क्यों, क्योंकि ओ वाले पास तो एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं है तो ये से भी ब्लड ले लेगा। तो किससे ले सकता है, बी वाले से और ओ वाले से। अब अगर बात की जाए ए बी वाले की, तो ए बी वाला किसे डोनेट कर सकता है, भैया ए बी वाले पास में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अगर मैं ए को ब्लड ग्रुप देता हूँ तो ए वाला तो ए से मैच हो जाएगा, लेकिन बी वाला इसके लिए रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि इसके पास एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी है, बी प्रेजेंट है। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी के आपस में रिएक्शन हो जाएगी, मतलब कि ये ए बी वाला ए वाले को ब्लड नहीं दे सकता। इसी तरीके से इसकी बात करूँ मैं बी वाले से, तो बी वाले को भी ब्लड नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि बी वाला एंटीजन से तो मैच हो जाएगा, बी एंटीबॉडी इसके पास कौन सी है, ए के अगेंस्ट है। तो ए के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी हो और यहाँ से एंटीजन ए इसके पास चलेगा तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी, मतलब बी वाले को भी ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, ओ वाले के पास तो दे ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास तो ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है, दोनों एंटीबॉडी है तो दोनों से रिएक्शन हो जाएगी तो ब्लड खराब हो जाएगा, तो नहीं दे सकता। तो सिर्फ ले किसको ब्लड दे सकता है, ये ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। किसको डोनेट कर सकता है, ये सिर्फ ए बी वाले को। एक्सेप्ट किस से कर सकता है, सोचो, इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो ए बी से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, सबसे ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात की जाती है ओ वाले की, तो ओ वाले पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, दोनों का खिलाफ है एंटीबॉडी, ए के खिलाफ एंटीबॉडी भी है, बी के खिलाफ एंटीबॉडी भी है, लेकिन एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि किसी से भी इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ब्लड हम जब देते हैं तो क्या दी जाती है, उसमें एंटीजन नहीं जाता है। ठीक है, समझ लेना, एंटीजन जाता है, एंटीबॉडी नहीं जाती है। तो अगर इसका एंटीजन किसी के भी पास गया ही नहीं, ब्लड चढ़ाया लेकिन एंटीजन तो है ही नहीं, एंटीजन नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कि ओ वाला जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, मतलब ये सभी को ब्लड दे देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। ठीक है, पर एक्सेप्ट करने की बात की जाए कि किससे ब्लड ले सकता है, तो इसके पास देखो एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। इसका मतलब कि ए एंटीजन भी नहीं डाल सकते तुम इसमें, ना ही बी एंटीजन डाल सकते। तो एंटीजन इसके पास भी ए है, इसके पास बी एंटीजन है, इसके पास तो ए बी एंटीजन दोनों है। मतलब ऐसा ब्लड चढ़ाओ जिसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो, तो वो सिर्फ कौन होता है, ओ, मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड को ले सकता है। समझ गए, तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनको ब्लड बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ओ वाले से ब्लड ले सकते हैं, जबकि ए बी वाला जो होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है। कोई भी ब्लड उसको ब्लड ग्रुप तुम चढ़ा दो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ए वाला ए वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, बी वाला बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, ए बी वाला सभी से ले सकता है, ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है, जबकि वो डोनेट सभी को कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है इजीली। ठीक है, इसीलिए
जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, मतलब कि वो सबसे क्या कर लेता है, ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि ये सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलो नोट करो, उसके बाद में लिखते हैं इनके बारे में कौन कौन होता है। ठीक, चलो दो चीज़ें याद रखना। पहला, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो होता है ए बी। अगर इनको भी थोड़ा और मैं डीप में जाके बात करूँ ना, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ नेगेटिव वाला होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव वाले के पास में RH एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता। और यूनिवर्सल अगर एक्सेप्टर की बात करूँ तो ए बी पॉजिटिव होता है, याद रखना, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में एंटीजन ए भी है, बी भी है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जबकि ओ वाले के पास में यूनिवर्सल डोनर तब बनेगा जब उसके पास में ओ नेगेटिव हो। नेगेटिव है मतलब उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, RH नेगेटिव भी नहीं है। अगर ये ओ पॉजिटिव होगा ना तो इसके पास एंटीजन RH पॉजिटिव वाला होगा, मतलब कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब उसके पास एंटीजन RH वाला है तो वो नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे पाएगा। पॉजिटिव वाला है तो वो नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव वाला है तो वो नेगेटिव वाले को भी ब्लड दे पाएगा और पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे पाएगा। इसलिए कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होगा, ओ नेगेटिव। अगर ज़्यादा पूछे ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन में हो तो हम किसको प्रीफर करेंगे, ओ नेगेटिव को करेंगे। ठीक है, और अगर 4 ब्लड ग्रुप में पूछा तो हम कौन सा टिक करेंगे, फिर वहाँ पे सिर्फ ओ को कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से खत्म होता है हमारा कौन सा है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, दूसरा कौन सा था, RH था। RH अगर प्रेजेंट है तो बोलते हैं हम RH पॉजिटिव, RH अगर एब्सेंट है तो उसको बोला जाता है क्या, RH नेगेटिव। उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है RH वाले ब्लड ग्रुप सिस्टम में। ठीक है, देखो RH, तो RH में कौन कौन से मिलते हैं हमको, 2 मिलते हैं, एक होता है RH पॉजिटिव, एक होता है RH नेगेटिव। कौन सा हो सकता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव। मतलब इसके पास में एंटीजन RH वाला प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव कब बोलेंगे हम, A नेगेटिव भी हो सकता है, B नेगेटिव भी हो सकता है, AB नेगेटिव भी हो सकता है और O नेगेटिव भी हो सकता है, अगर इनके पास में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन आती है यहाँ पे, ब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या कंडीशन होती है, देखो मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके पेट में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और जो माँ है वो कैसा ब्लड ग्रुप है, उसका RH नेगेटिव है। मतलब कि माँ के पेट में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो फैमिली नहीं है किससे, RH से। अब अगर बच्चे का जन्म होता है तो पहला बच्चा तो इजीली जन्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ब्लड होता है वो माँ के ब्लड से मिक्स नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन में जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके अम्बिलिकल कॉर्ड्स के थ्रू क्या होता है, लास्ट में जब बच्चे का बर्थ होता है उस समय उनका ब्लड मिक्स हो जाता है। मतलब कि जब बच्चे का RH जो एंटीजन होता है वो कांटेक्ट में आ जाता है माँ के एंटीजन से। ठीक है, माँ के ब्लड से, जब ब्लड से कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर क्या बन जाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, पहला बच्चा तो बर्थ हो गया, लेकिन जब दूसरा बच्चा जब पेट में आएगा और उसका भी अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकला, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और माँ का तो पहले से नेगेटिव है। अब माँ के ब्लड में पिछली बार जब बेबी हुआ था तब क्या बन गई थी, एंटीबॉडीज़ बन गई थी RH के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडी अब की बार क्या करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ चली जाएगी, उस बच्चे के ब्लड में चली जाएगी और उस बच्चे के RBC को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगी। इस तरीके से एक जो कंडीशन बनती है उसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, कंडीशन याद रखना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के अंदर क्या होती है, जो मदर होगी वो कैसे होगी, RH नेगेटिव होगी, और जो फिटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है, 80% जो जनरेशन है वो RH पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमारी अगर जनरेशन में देखा जाए, आसपास के लोगों को देखा जाए तो 80% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, कितने मिलते हैं हमको, RH जो होता है वो 80% हमें पॉजिटिव मिलता है। 80% RH एंटीजन जो होता है वो ब्लड में मिलता है। 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर RH पॉजिटिव नहीं मिलते, वो क्या मिलते हैं हमको, RH नेगेटिव मिलता है, उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मदर अगर RH नेगेटिव है और बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के समय क्या हो जाएगा, उस बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी माँ के पेट में बनी है, माँ के ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस बच्चे के पास में चली जाएगी और उसके RBC को नष्ट कर देगी। उस कंडीशन में बच्चे को कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, फिटस को, या तो हो सकता है उसको एनीमिया,
एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्लड को तो किसने नष्ट कर दिया है, माँ के पेट की निकलने वाली एंटीबॉडीज़ ने, माँ के अंदर जो ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ थी उन्हें किसको खत्म कर दिया, उस फिटस की आरबीसीज को, ठीक है। तो उसके क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया। दूसरा जो हो जाएगा एक जॉइंडिस हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब आरबीसी टूटती है तो वहाँ पे को पिगमेंट्स बनते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का जब लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तब हमें जॉइंडिस हो जाता है। तो इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जॉइंडिस भी हो जाएगा, जॉइंडिस, ठीक है। तो दो बीमारी हो सकती है, एनीमिया या जॉइंडिस, पीलिया जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों बीमारी कब हो जाएगी, जब बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्लोटिंग। क्लोटिंग सबको पता होगा कि भैया क्लोटिंग होती क्या है। जब भी हमें कहीं पे चोट या घाव लग जाता है तो उस जगह पे एक लाल कलर का थक्का जम जाता है, ठीक है। लाल कलर रेडिश हो जाता है और वहाँ से ब्लड रुकना, थोड़ी देर में ब्लड का लॉस होता है, उसके बाद में ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, क्लोट बोला जाता है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को बोला जाता है क्लोटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। क्लोटिंग होती कैसे है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि फाइब्रिन जो होता है वो क्या काम करवाता है, क्लोटिंग करवाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है या हमारी WBC होती है वो क्या किसको सिक्रेट करती है, थ्रोम्बोकाइनेस, वो रिलीज करती है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम को, और वो थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को सबसे पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे वैसे आयंस भी होते हैं यहाँ पे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर जो NCERT में जहाँ तक दिया हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट है कि थ्रोम्बोकाइनेज आता है सबसे पहले, वो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन जो होगा वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। क्या में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। फाइब्रिन्स मतलब कि फाइबर्स है ना, पतले पतले धागे के समान संरचनाएं होंगी जो कि आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बना देगी, एक जाल बना देगी, ठीक है। क्या बना देगी, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, समझ गए। मतलब कि सारे फाइबर्स होगा, फाइब्रिन होंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ के क्या बना देंगे, जाल बना देंगे, है ना। जहाँ भी वहाँ पे क्या बन गई, जाली बन गई। अब वो जाल के अंदर क्या हो जाएगी, हमारी RBC WBC या डेड एलिमेंट जो होंगे वो आके फंस जाएंगे। वो फंस जाएंगे जब जाल के अंदर, तो क्या होगी, हमारी जो दूसरी RBC है या WBC या प्लेटलेट्स या दूसरी जो ब्लड सेल्स है वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी, और इस तरीके से क्या बन जाएगा, वहाँ पर थक्का बन जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आएगा जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन जो होगा वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जो कि नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन बनाएगा, फाइबर्स बनाएगा। और उस फाइबर्स के अंदर कौन आ जाएगा, हमारे डेड फॉर्म एलिमेंट आके फंस जाएंगे, टेप्ड हो जाएंगे, और उसके बाद में हमारा ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है कौन सी, हमारी क्लोटिंग, ठीक है। यहाँ पे विटामिन की बात आती है कि हमारा जो मेनली विटामिन जो इंक्लूड होता है यहाँ पे विटामिन K होता है और कैल्शियम आयन भी इंक्लूड होता है इस मैकेनिज्म में, ठीक है, क्लोटिंग मैकेनिज्म में, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है हमारे क्या, क्लोटिंग मैकेनिज्म। यहाँ तक के ब्लड और ब्लड के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हार्ट के बारे में आता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको।